या एमटेक इज ए गुड ऑप्शन इन 2025 के कॉलेज में प्लेसमेंट होती नहीं है, या तो होती भी है तो टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज में हो जाती है 3-4 लाख पे। उससे मिनिमम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लगेगी किसी आईआईटी में। उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो जिसने पूरे एमटेक कोई पढ़ाई नहीं की, सीजीपीए उसकी 5 है, कुछ नहीं आता उसको, कोडिंग नहीं आती। तो इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो पहले बना रखी है, लेकिन उस समय सब्सक्राइबर 100-150 थे तो किसी ने देखी नहीं थी। तो आज बात करेंगे कि क्या एमटेक इज ए गुड ऑप्शन इन 2025। तो जहां रोज टेक वर्ल्ड इतनी तेजी से बदल रहा है, रिसेशन आ रहा है, आ गया है बल्कि, और एआई जॉब्स ले रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो एक ऐसा भी डर बैठा हुआ है लोगों में। क्योंकि इस समय आपका एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 1 साल लगा के गेट की तैयारी करो, फिर 2 साल लगा के मास्टर्स करो। एमटेक करने के क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आपको, क्या चैलेंजेस आते हैं, सब पे डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग हमें नहीं जानते हैं, मैं हूं प्रत्युष, मेरे साथ रूपिका है। हम लोग आईआईटी धनबाद के पास आउट्स हैं और हम लोग 2 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं किन बच्चों को एमटेक करना चाहिए, या तो सोचना भी चाहिए कि हमें एमटेक परस्यू करना है। और क्योंकि ये एक यूडेमी का कोर्स तो है नहीं कि कर लोगे 400 रुपए देके 1 घंटे में। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से हो और आपकी ब्रांच सीएसई है, ईसीई है, या तो डबल ई है, मतलब कि सर्किटल ब्रांचेस से हो आप, और आपको मालूम है कि या तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होती नहीं है, या तो होती भी है तो टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज में हो जाती है 3-4 लाख पे, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एमटेक। और हम तो कहेंगे कि मस्ट है। क्यों? क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी अगर आप एक एमटेक करते हो आईआईटी एनआईटी से, व्हेन कंपेयर्ड टू आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स। अब जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से हैं लेकिन आपकी ब्रांच मैकेनिकल, सिविल, केमिकल है, या तो कह सकते हैं कोर ब्रांच है, तो इसमें अगर आपको पीएसयू, डीआरडीओ, इसरो, बार्क ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाने का इंटरेस्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के एट पार ही पकड़ सकते हो इनको, ग्रेड ए जॉब्स होती है, तो आपको बिल्कुल एमटेक करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज होते हैं जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, इनमें जाने का बस एक ही रास्ता होता है कि आपको गेट क्लियर करना है, और कुछ भी करके आप इनमें नहीं जा सकते एज ए एंट्री लेवल जॉब। और अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो भी आईआईटी एनआईटीज में आप करोगे, बहुत अच्छा कॉलेज होगा तो हो जाती है। रूपिका सिविल से थी, रूपिका की बीटेक भी सिविल से थी, रूपिका की एमटेक एक जियोमैटिक्स नाम के ब्रांच में थी जिसका किसी ने नाम नहीं सुना था कभी, फिर भी इसकी प्लेसमेंट 50% ऑफ सीएसई बैच से पहले और उनसे अच्छी लग गई थी। तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन हो जाता है, तो आप सोच सकते हो। इसके अलावा भी जो बच्चे हैं जो कि एमसीए, बीसीए, एमएससी वगैरह कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट का पी भी नहीं होने वाला आपसे, टीसीएस इन्फोसिस की जॉब भी नहीं मिलेगी, वो लोग भी बैठने नहीं देंगे, तो भी एक एमटेक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लॉस्ट हो अपने फ्यूचर को लेके कि एमसीए कर लिया, अब आगे क्या करना है, तो एमटेक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि आपका ग्रेजुएट जो हो वो बीटेक हो, आपका ग्रेजुएट इन सारे डिग्रीज में हो के भी आप एमटेक कर सकते हो रिलेटेड ब्रांच में। अब यहाँ तक देख रहे हो, मतलब इंटरेस्ट तो है आपको। अब एमटेक के बारे में सोच लिया है तो एमटेक में दाखिला कैसे लें, तो इसके लिए एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है इंडिया में, उसको कहते हैं गेट। गेट के बारे में आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी छोटी से छोटी चीज पे भी, तो हमारे चैनल को देख सकते हो, आपको पक्का कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी रिलेटेड। तो गेट क्या होता है कि गेट में मैथ्स, एप्टीट्यूड और आपके ब्रांच से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तो हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अलग गेट पेपर होता है। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको मैकेनिकल की चीजें पूछी जाएंगी, कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर साइंस की चीजें पूछी जाएंगी। अब लोगों को लगता है कि गेट बहुत हार्ड एग्जाम है, तो रिलेटिव बात करते हैं। क्या गेट जेई एडवांस से ज्यादा हार्ड है? बिल्कुल नहीं। जेई एडवांस से आई थिंक 50% मान के चलो। क्या गेट आपके सेमेस्टर एग्जाम से ज्यादा हार्ड है? बिल्कुल ज्यादा हार्ड है। तो पूरा जो गेम है ना गेट का, वो एप्टीट्यूड का है। गेट का फुल फॉर्म होता है शायद कुछ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करके कुछ होता है। तो पूरा गेट एप्टीट्यूड के अराउंड घूमता है। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, बेसिक लेवल पे समझ में आती हैं, तो आप इजिली क्रैक कर लोगे। पूरा सिलेबस डाउनलोड से करने से लेके सिलेबस खत्म करने तक, टेस्ट सीरीज देने तक, रिवाइज करने तक, ये जो पूरा खेल है ना, ये 6 महीने में किया जा सकता है किसी भी गेट एग्जाम का। उन लोगों की बात मत सुनो जो 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी बीटेक 4 साल की होती है, फिर 5 साल की गेट प्रिपरेशन होती है, तो वो ऐसा 10 साल का प्लान लेके चलते हैं, वैसा नहीं होता है। गेट बहुत इजीली आप 6-7 महीने में क्रैक कर सकते हो, तो उतना कोई हार्ड एग्जाम है नहीं। अब गेट की बात हो गई, अब बात करते हैं जिसके लिए आप लोग रुके हुए हो, बेनिफिट्स क्या क्या है गेट एग्जाम के। सबसे पहला बेनिफिट है, अगर आप, मैंने जैसे पहले बताया, सर्जिकल ब्रांचेस से हो, आपकी प्लेसमेंट
आपकी प्लेसमेंट जितनी प्राइवेट कॉलेज में लगती, जो कि 3-4 लाख 5 लाख की लगती, उससे मिनिमम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लगेगी किसी IIT में। 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आपकी 3 लाख की प्लेसमेंट है एवरेज कॉलेज में, मिनिमम आपका जो पैकेज हो सकता है किसी IIT की CSE MTech ब्रांच से, वो होगा 12 लाख पर एनम। और ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो जिसने पूरे MTech कोई पढ़ाई नहीं की, CGPA उसकी 5 है, कुछ नहीं आता उसको, कोडिंग नहीं आती, उसकी भी जॉब लगेगी 10 to 12 लाख पर एनम मिनिमम की, और हाईएस्ट 45, 50, 60 लाख तक लगती है लोगों की। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया, आपको PSUs का एक्सेस मिलता है। अगर आप गेट में AIR 200 के अंडर आते हो, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको PSUs DRDO से डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है। आपको उनका रिटन टेस्ट नहीं लिखना होता। उसके इंटरव्यू भी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, जो आपका गेट का सिलेबस है वही पूछते हैं। इसके अलावा GD वगैरह पूछते हैं, थोड़ी वर्बल, थोड़ा बोलने आना चाहिए। और अगर आप 200 रैंक लेके आए हो तो आपको टेक्निकल तो आता ही है। तो एक वो रास्ते खुल जाते हैं जो और कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो लोग इस लाइन में इंटरेस्टेड है। तीसरा बेनिफिट है, लेकिन इसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो लोग रिसर्च के प्रति जागरूक हैं, जिनको रिसर्च करने का मन है। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, जैसे IISc हो गया या तो IIT बॉम्बे हो गया, वहां जो रिसर्च होती है वो इंडिया में कहीं नहीं होती, उतनी अच्छी रिसर्च होती है। अभी एक लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ा होगा आपने कि मेटा ने किसी को ऑफर दिया है $800K पर ईयर का। वो बंदा क्या था, वो बंदे ने IISc से ML में रिसर्च कर रहा था, वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो उस लेवल की रिसर्च होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे AI, सब लोग कहते हैं, लेकिन AI आता किसी को नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे AI में आगे बढ़ना है, मुझे ML में रिसर्च करना है, मुझे लैब चाहिए, मुझे टीचर चाहिए, मुझे GPUs चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सब आपको जो चाहिए, जो सोच सकते हो, सब आपको यहाँ की रिसर्च लैब से मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है, फील्ड में कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, तो एक बहुत अच्छी जगह है IIT का MTech। एक और बेनिफिट है IIT की फीस और IIT की कैंपस लाइफ। MTech की फीस अगर आप किसी IIT NIT से करते हो तो पूरे 2 साल की आपकी जो फीस होती है वो सिर्फ 2 लाख रुपए होती है, सिर्फ 2 लाख। और ये फीस होती है। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है? 12,400 रुपए पर मंथ। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे 2 साल के लिए ये स्टाइपेंड, तो तुम्हारी फीस से ज्यादा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर आप नहीं चाहते हो कि अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे इस उम्र में आके, इसके लिए लोग MBA नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्ट हैवी होता है फैमिली पे, तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा उसमें आप अपनी फीस दे सकते हो, आपके जेब खर्च के लिए भी कुछ बच जाएगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और कैंपस लाइफ, तो हमारी तरह जो लोग भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं उनको मालूम है कि छोटा सा कॉलेज होता है, छोटी सी बिल्डिंग होती है, क्लास होती है, जाना है आना है। तो आप लोग बहुत वंचित रह गए हो कि असली कॉलेज लाइफ होता कैसे है, असली कैंपस दिखता कैसा है। तो किसी IIT में आप जाओगे, किसी NIT में जाओगे, वहां पे 400-500 एकड़ का कैंपस होगा। मतलब जिनको एकड़ नहीं समझ में आता, बहुत सारे फुटबॉल फील्ड इमेजिन करो एक साथ। तो वो कैंपस लाइफ एक न एक बार तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए सबको, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो वो एक और एडेड बेनिफिट है MTech का। लेकिन जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है, जो कि रियली चैलेंज नहीं है लेकिन एक सोशल टाइप का स्टिग्मा है, कि जब आप किसी IIT में जाते हो MTech करने के लिए, तो वहां आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो होगा वहां BTech का बच्चा। तो जनरल साइकोलॉजी क्या होती है कि BTech वाला सोचता है कि हम लोग JEE मेंस, JEE एडवांस इतना हार्ड एग्जाम क्रैक करके आए हैं, और ये कहीं से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के 4 साल कुछ करके आ गया है, बैकडोर से एंट्री हुई है इसकी। तो वो एक रहता है, वो एक जनरल एनिमिटी चलती है। आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है BTech के बच्चों से। और सिर्फ बच्चे नहीं होते, वो जो IIT का प्लेसमेंट सेल होता है ना, उसको टीचर हेड नहीं करते, उसको 3rd और 4th ईयर के बच्चे चलाते हैं और हेड करते हैं। तो वहां से भी आपको रेजिस्टेंस मिलता है, वहां से भी आप कुछ पूछोगे तो वो कुछ बताएंगे नहीं, आपके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करेंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह चीजें होती है। मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि आप रह नहीं पाओगे। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको वहां पे लगेगा कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हमें। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के फैकल्टी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको फेवर करता है, क्योंकि वो ज्यादा समय से पढ़ रहे हैं वहाँ पे। आप नए होते हो, आपका MTech फर्स्ट ईयर होता है, फिर सेकेंड ईयर और खत्म हो जाता है। वो बच्चे वहाँ पे 3-4 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वैसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, सब मैनेजेबल है। दूसरा डिसएडवांटेज मैं कहूँगा, सारे ब्रांच के बच्चों को नहीं, लेकिन अगर आपकी BTech की ब्रांच बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत खराब ब्रांच में पढ़ रहे हो आप गलती से, जैसे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हो गई, फ्रूट इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, इन सब ब्रांचेस की प्लेसमेंट IITs में जाके भी नहीं लगती है।
ऐसा मत सोचो कि अगर मैं आईआईटी में घुस गया हूँ, किसी भी ब्रांच से हूँ, तो मेरी 12 लाख की जॉब लगनी है। नहीं, वो सीएससी के लिए होता है, ईसी के लिए होता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी बहुत बेकार ब्रांच में हो और आपकी प्लेसमेंट एमटेक आईआईटी होने के बावजूद ना लगे। उसके बाद आप बहुत लॉस्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, अब 2 साल और बर्बाद हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो उस केस में थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस आज के वीडियो के इतना ही। मैंने होप करता हूं मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। कोई भी पॉइंट रह गया हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट में पूछना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।